तो फाइनली बच्चों 10th क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो बुक है आपकी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो इस बुक के कंप्लीट जो आपके चैप्टर हैं, इस बुक में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं और कंप्लीट बुक के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने जियोग्राफी के कंप्लीट जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप प्रत्येक चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो आप देख सकते हैं और आसान तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो इसके कंप्लीट जितने भी आपके चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के जो नोट्स हैं, कंप्लीट जो बुक है उसके कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। अब नोट्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर जो नंबर से आपको हमें संपर्क करना है या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपकी विकास यानी डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले विकास की परिभाषा यानी विकास क्या है। सेकंड है आपके कि विकास के विभिन्न लक्ष्य यानी विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके आय में वृद्धि करना, और सेकंड है आपके काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, और तीसरा है आपके शैक्षिक विकास, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर है समानता का व्यवहार, और 5 नंबर है आपकी सुरक्षा, और 6 नंबर है आपके स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार, और 7 नंबर है आपके सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके विकास की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो 4 विशेषताएं हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके राष्ट्रीय विकास यानी राष्ट्रीय विकास क्या होता है, तो किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास कहते हैं। और राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 पक्ष हैं, 4 पक्ष आपको दे रखे हैं, तो चारों आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर। तो एक साइड में आर्थिक विकास है और एक साइड में आपके मानव विकास है। और जितनी भी आपके जो भी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने हाईलाइट किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से क्या है, बेहतर है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे एक बार जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, तो किस प्रकार से देश और राज्य की तुलना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में औसत आय की परिभाषा दे रखी है। औसत आय याद करने का सूत्र दे रखा है आपकी राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर नोट दिया गया है, इस नोट को भी आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी नोट में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने भी हमने हाईलाइट किया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो उच्च आय वाले देश और एक निम्न आय वाले देश और एक विकसित देश, तीनों की परिभाषा आपको याद करनी है अच्छे से। और उसके बाद में है शिशु मृत्यु दर। अब देखिए शिशु मृत्यु दर क्या होता है, साक्षरता दर और मानव विकास रिपोर्ट, ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप जानते हैं UNDP यानी जो संगठन है वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, UNDP, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है आपको। उसके बाद में है मानव विकास सूचकांक। अब देखिए मानव विकास सूचकांक क्या होता है यानी HDI क्या होता है, तो इसकी परिभाषा याद करनी है। और मानव विकास सूचकांक के सूचक कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य स्थिति और शिक्षा का स्तर। और मानव विकास सूचकांक में भारत है वो 134वें स्थान पर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
और उसके बाद में नोट है। नोट में देखिए औसत आय की जो गणना है, जो संभावना है वो क्या दर्शाती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में विकास की धारणीयता। अब देखिए विकास की धारणीयता क्या है, और धारणीयता का विषय है वो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसके कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें 2 कारण दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपके। सेकंड चैप्टर आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक कौन कौन से हैं, और उसके बाद में है क्षेत्रक की परिभाषा, यानी क्षेत्रक क्या होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां, यानी प्राथमिक क्षेत्रक की जो गतिविधियां हैं वो क्या होती हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी दे रखे हैं। और प्राथमिक क्षेत्रक है उसको हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद में है द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियां, यानी द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियां क्या है, इसकी परिभाषा दे रखी है और विद एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तृतीयक क्षेत्रक, यानी तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां क्या होती हैं, इनको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और प्राथमिक क्षेत्रक है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, यानी कौन सा क्षेत्रक सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपके। और उसके बाद में है बुनियादी सेवाएं, यानी बुनियादी सेवाएं क्या होती हैं, बुनियादी सेवाओं को परिभाषित कीजिए, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। और भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रक है उसका सर्वाधिक योगदान है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी जीडीपी क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी कंप्लीट याद रखना है। और उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक है उसका बढ़ता महत्व है, तो उसका क्या महत्व है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों अल्प बेरोजगारी, यानी अल्प बेरोजगारी क्या होती है, और छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में है सार्वजनिक क्षेत्रक, यानी सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण। उसके बाद में है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक क्या होता है, निजी क्षेत्रक के उदाहरण दे रखे हैं। मनरेगा दे रखा है, यानी मनरेगा का पूरा नाम आपको याद करना है। उसके बाद में है संगठित क्षेत्रक, यानी संगठित क्षेत्रक है वो क्या होता है, और संगठित क्षेत्रक की कार्य स्थितियां और उनकी विशेषताएं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र की कार्य स्थितियां और इनकी जो विशेषताएं हैं ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे से आपको याद रखनी है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 3 है आपके मुद्रा और साख। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके मुद्रा, यानी मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा से अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से है जिसका उपयोग सामान्यतः विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। और उसके बाद में है विनिमय क्या होता है, इसकी परिभाषा याद रखनी है आपको। वस्तु विनिमय क्या होता है, मुद्रा विनिमय क्या होता है, और मुद्रा के आधुनिक जो रूप हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें फाइनली 3 रूप हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और भारत में मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, करेंसी, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है मुद्रा का पारंपरिक रूप। अब मुद्रा के पारंपरिक रूप आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट है, तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि आधुनिक मुद्रा को जिसका अपना कोई उपयोग नहीं है विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। और केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट किया है। मांग जमा क्या है, यानी मांग जमा की परिभाषा, और मांग जमा को मुद्रा समझा जाता है, क्या रीजन है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है बैंक चेक, यानी बैंक चेक क्या होता है, बैंक चेक की क्या विशेषता होती है, और हम चेक क्यों जारी करते हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। व्यावसायिक बैंक क्या होता है, और बैंकों की आवश्यकता क्या है, और बैंक हमें क्या सेवाएं देते हैं वो भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों बैंक के कार्य अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका। तो इसमें पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना,
तीसरा है आपके पूंजी निर्माण, 4 नंबर है आपके लोकर सुविधाएं, और उसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक है साख की विभिन्न स्थितियां। तो इसमें प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति यानी 2 स्थितियां दे रखी हैं, दोनों आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है बैंक से ऋण लेने की आवश्यक शर्तें, यानी अगर हम बैंक से ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं वो भी आप देख सकते हैं। कर्ज लेने के लिए कर्जदार जो समर्थक ऋणाधार हैं उसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है सहकारी समितियां। अब देखिए सहकारी समितियां क्या होती हैं और सहकारी समितियों की जो गतिविधियां बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं वो आपको याद करने हैं। बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सहकारी समितियां। और ऋण के स्रोत कौन कौन से हैं, औपचारिक ऋण स्रोत और अनौपचारिक ऋण स्रोत। तो ये प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की कमियां, औपचारिक क्षेत्रक ऋण है वो निम्न प्रकार से बेहतर हैं, और स्वयं सहायता समूह क्या होता है। और देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक स्वयं सहायता समूह है उसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, और स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि क्या है ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक, यह देश में करेंसी नोट है उनका निर्गमन करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, और इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किन प्रदेशों में अपने कार्यालय और उत्पादन के कारखाने स्थापित करती है, तो जहां उन्हें सस्ता और अन्य संसाधन मिल सकें। और उसके बाद में है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है संयुक्त उत्पादन द्वारा, दूसरा है आपके स्थानीय कंपनियां खरीदकर, तीसरा है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। उसके बाद में है फोर्ड मोटर्स, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स ने भारत में 1700 करोड़ रुपए उनका निवेश किया था। उसके बाद में है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन स्थितियों में किसी देश में उत्पादन इकाई स्थापित करती है। तो इसमें 4 पॉइंट मैंने लिए हैं। उसके बाद में है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ है, और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा, यानी वैश्वीकरण की परिभाषा मैंने 2 तरीके से बता रखी है। जो तरीका आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। उसके बाद में नोट है, नोट भी शानदार इम्पोर्टेंट है, आपके अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी वैश्वीकरण है उसको संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में है वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव है, और वैश्वीकरण है उसमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है चीन सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का प्रॉफिट यहाँ पर प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है। उसके बाद में है विदेश व्यापार, यानी विदेश व्यापार क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है, व्यापार अवरोधक क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का उदारीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोटा, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या संघर्ष किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक इंटरनेट द्वारा भेजी जा सकती है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 5 है आपके उपभोक्ता अधिकार, यानी ये लास्ट चैप्टर है आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, और इसके शानदार नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि उपभोक्ता क्या होता है, बाजार में उपभोक्ता, और बाजार में उपभोक्ता के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला कारण है कमजोर उपभोक्ता, दूसरा है उपभोक्ता का शोषण, और तीसरा है अनुचित बाजार, 4 नंबर है आपकी गलत सूचना। उसके बाद में है नेक्स्ट उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है, और भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कौन कौन से कारणों से हुई। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसमें टोटल मैंने 6 कारण लिए हैं, 6 रीजन हैं। और उसके बाद में है उपभोक्ता इंटरनेशनल, यानी उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या होता है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं जिसको हाईलाइट किया है कि उपभोक्ता शोषण है उसका मूल कारण क्या है। तो मूल कारण अगर आपसे पूछा जाए तो अशिक्षा आपको बताना है।
ओके। और उसके बाद में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है उपभोक्ता अधिकार। अब कौन कौन से अधिकार है इसमें, पहला सुरक्षा का अधिकार है, दूसरा आपके सूचना पाने का अधिकार है, और तीसरा है आपके चुनाव का अधिकार, और 4 नंबर है आपके क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, 5वां है प्रतिनिधित्व का अधिकार, 6 नंबर है आपके उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत, इन दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में आप देख सकते हैं, एक तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और ये आपके उपभोक्ता अदालत है। तो दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट से इसमें क्लियर दिया गया है, वो आप याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत उपकरणों और खाद्य वस्तुओं पर अंकित शब्द चिन्ह और प्रमाणकों के नाम लिखिए। तो इसमें विद्युत उपकरण है ISI और खाद्य वस्तुओं पर है एग मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है हॉलमार्क, और उसके बाद में सबसे लास्ट में दे रखा है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा। तो कोपरा के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरी बुक के एक साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।